इन लड़ाइयों का कारण क्या है इसराइल और गाज़ा के बीच में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसराइल और फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट के बारे में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो दोस्तों, इस कन्फ्लिक्ट का ओरिजिन क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जैसे ही 19th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर पड़ गया था और उसी टाइम पे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। नेशनलिज्म मतलब पहले क्या होता था कि राजाशाही होती थी तो सारे छोटे छोटे राज्य होते थे। अब इन लोगों ने, जैसे इटालियन लोग हैं तो सबने इन राज्यों को, छोटे छोटे राजाओं के राज्यों को मिलाने की शुरुआत की और एक इटली का देश बनाया। वैसे जर्मन्स ने किया और जर्मनी बनाया। तो अब यहाँ पे ज्यूस ने भी सोचा कि हम भी हमारा एक देश बनाएंगे, और ज्यूस के पास तो कोई देश था नहीं। तो उसके बाद जायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई। जायनिस्ट मूवमेंट में क्या हो रहा था कि जो इसराइल में रहते ज्यूइस जो हैं, ज्यूस का लैंड है इसराइल, तो ज्यूस लोग जो यूरोप में रहते थे वो ट्रैवल करके इसराइल तो तब था नहीं, तो मतलब फ़लस्तीन की तरफ बढ़ने लगे। फ़लस्तीन जो एरिया है वो काफ़ी होली माना जाता है, काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो इसके लिए वो ज्यूइस उनको अपना मतलब फाउंडिंग जगह मानते हैं कि ये हमारा देश है, ये हमारा होली लैंड है। तो जो ज्यूइस लोग थे वो उसकी तरफ निकलना शुरू हो चुके थे। माइग्रेशन शुरू हो चुका था 1890 से, क्योंकि यूरोप में काफ़ी ज्यूइस को परसिक्यूट किया जा रहा था, मतलब उन पे बहुत अत्याचार किए जा रहे थे उस टाइम पे। तो उन लोगों ने वहाँ से माइग्रेशन करना शुरू किया फ़लस्तीन की तरफ। अब उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स आते हैं पिक्चर में। जहाँ पे भी विवाद है वहाँ पे ब्रिटिशर्स होंगे। आप देख लो, अभी हमने श्रीलंका के सिविल वॉर की बात की थी, उसमें भी ब्रिटिशर्स थे। इंडिया के जो इशू हैं पाकिस्तान के साथ, उसमें भी ब्रिटिशर्स थे। तो इसराइल और फ़लस्तीन में भी ब्रिटिशर्स हैं। तो ब्रिटिशर्स आए अब पिक्चर में कैसे? बैल्फोर डिक्लेरेशन साइन किया गया यूके के द्वारा 1917 में। अब इस बैल्फोर डिक्लेरेशन में क्या था कि यूके ने ज्यूस लोगों को प्रॉमिस किया कि हम आपको एक घर देंगे, मतलब कि फ़लस्तीन में जो है वो आपका घर माना जाएगा जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। और ब्रिटिशर्स ने ये वादा ज्यूस से किया, और साथ ही साथ एक दूसरा अग्रीमेंट भी किया जो साइकिस पिकॉट नाम का था। उसमें फ्रांस और रशिया के साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट किया, जिसमें फ़लस्तीन खुद के लिए रख लिया और फ़लस्तीन के आसपास की जो जगह हैं जैसे जॉर्डन है और सीरिया है, वो फ्रांस और रशिया को देने का फैसला कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जैसे ही ख़त्म होगा तो ये जो लैंड है, जो एरिया है, वो आपस में बांट लिया जाएगा। और एक और तरफ फ़लस्तीन ने अरब लोगों को भी प्रॉमिस कर दिया कि फ़लस्तीन हम आपको दे देंगे। क्यों? उसके बाद ब्रिटिश मैंडेट आता है फ़लस्तीन का वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो इसमें माइग्रेशन काफ़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हम आपको घर देंगे, रहने के लिए देश देंगे। आप 1890 में जो 3% थे वो अब 30% हो गए बढ़ के। अब इन लोगों ने क्या किया, जो इस लोगों ने जो वहाँ पे जैसे जैसे माइग्रेशन करके जाते थे, जो अरब लोग या जो फ़लस्तीन लोग यहाँ पे नहीं रहते या जो गरीब थे, उनसे जगह खरीद के और वहाँ पे सेटलमेंट बनाना शुरू किया धीरे धीरे फ़लस्तीन एरिया में। क्योंकि पहले इसराइल नाम का देश नहीं था, तो फ़लस्तीन था, वहाँ पे इन्होंने रहना शुरू किया। और रहते रहते इन्होंने काफ़ी एरिया जो है वो कब्जा लिया। ये ऐसे रहते थे कि एक जगह पे एक जीव रहा, फिर थोड़ी देर दूसरा दूसरा रहने लगा, फिर तीसरा ट्रायंगल एरिया में सपोज तीसरा रहने लगा। तो अब उनके बीच की जो जगह है वो इसराइल लोग पूरा तारबंदी करके अपने एरिया में कर लेते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, 1936 में जो अरब लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और फिर वहाँ से ज्यूस मिलिशिया खड़े हुए, मतलब ज्यूस के जो लोग हथियार लेके खड़े हुए, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। तो अब ब्रिटिशर्स ने अरब्स को मनाने के लिए क्या किया कि ज्यूस का जो माइग्रेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इसकी वजह से ज्यूस लोग भड़क गए। अब जो मिलिशिया अभी तक ब्रिटिशर्स के साथ है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। अब उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है, एक बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है, किस्सा होता है, जो हेलोकॉस्ट होता है यूरोप में, जर्मनी के अंदर। उस पर ज्यूस को काफ़ी तेज़ी से मारना शुरू किया जाता है हिटलर के द्वारा और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। इसका एक पर्सनल अलग वीडियो बन सकता है, तो आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इसराइल का जन्म होता है, इसराइल बनाया जाता है। 1947 में यूएन रेजोल्यूशन निकलता है। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूएन बन चुका था, तो उसके बाद यूएन रेजोल्यूशन निकलता है 1947 में, जिसमें 50% हिस्सा ज्यूस को और 50% हिस्सा फ़लस्तीन लोगों को दिया जाता है, अरब लोगों को दिया जाता है। और जो जेरूसलम है उसके ऊपर इंटरनेशनल कंट्रोल रखा जाता है। इस तरीके से पूरा जो एरिया है वो 50-50 करके बांट दिया जाता है। आधा हिस्सा है इसराइल का और आधा अरब्स का। ये क्रिएशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि सडनली 1948 के अंदर ये अरब इसराइल वॉर हो जाता है। अब इसके अंदर इजिप्ट, सीरिया, इराक और जो
जॉर्डन है, उसका पहले नाम हुआ करता था ट्रांस जॉर्डन, उसने एक नए बने हुए देश मतलब कि इसराइल पे हमला कर दिया, क्योंकि वो इससे नाराज़ थे कि 50, उनका मानना ही नहीं था कि ज्यूस लोगों का कोई देश हो सकता है। तो इस वॉर में क्या हुआ, इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो उल्टी पड़ गई, इसराइल ने उल्टा और बाउंड्री कब्जा ली। मतलब अब जो 50% फ़लस्तीन का था उसमें से भी 25% इसराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इस वॉर पे क्या हुआ कि 7 लाख लोग रेफ्यूजी की तरह यहाँ से वहाँ भटकने लगे, दूसरे देशों में चले गए। जो वेस्ट बैंक एरिया था, जो मैप पे आपको दिख रहा होगा, वो जॉर्डन के पास चला गया। अब कुछ सालों बाद क्या होता है, तकरीबन 20 साल बाद, की एक और वॉर होता है जो 6 डे वॉर होता है। 6 दिन में वॉर खत्म हो गया था। इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया, इन तीनों ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। इस बार भी उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इसराइल ने गोलन हाइट्स, जो सीरिया के अंदर आता है, ये मैप में जैसा आपको दिख रहा है, गाज़ा, सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का था, बहुत बड़ा एरिया, और वेस्ट बैंक, ये तीनों के तीन अपने इसराइल में एनेक्स कर लिया। बहुत ही शर्मनाक हाल थी अरब नेशंस के लिए। और इस वॉर में इसराइल ने अपना जो एरिया है वो ट्रिपल कर लिया, जैसा कि इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि एनेक्स एरिया है पिंक कलर में, और जो 1947 में जो मिला था इसराइल को वो ब्लू कलर में। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा एरिया उन्होंने कब्जा लिया है। अब 6 डे वॉर के 6 साल बाद एक छोटी सी और वॉर होती है जो 1 महीने तक चली थी, जिसका नाम था योम किपुर वॉर। तो इस वॉर में क्या होता है कि इजिप्ट तो सीरिया जो हुआ हिस्सा था वो वापस रीगेन करने के लिए इसराइल पर फिर से वॉर कर देते हैं। तो उनको चाहिए था इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला, और सीरिया को चाहिए था गोलन हाइट्स। इसमें फिर से जो इसराइल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे उनको हराता है। पहले तो इसराइल को काफ़ी लॉस हुआ, पर सडनली हमला हुआ था, इसके लिए अब यहाँ पे इसराइल ने फिर से हमला करते हुए इजिप्ट और सीरिया को हरा दिया। पर इस वॉर की वजह से क्या हुआ कि इजिप्ट बात करने के लिए मान गया इसराइल से। उसके बाद बातचीत हुई इजिप्ट और इसराइल के बीच में, जिसको कैंप डेविड अकॉर्ड बोलते हैं, 1978। तो इसमें क्या हुआ कि सिनाई पेनिनसुला जो इसराइल ने लिया था वो वापस कर दिया गया इजिप्ट को, और इजिप्ट ने इसराइल को एक देश माना। अब इसके बाद जो बाकी अरब देश थे उनकी भी पॉलिसी चेंज हुई थोड़ा, उन्होंने इसराइल के साथ शांति बनाए रखी। अब इसके बाद कोई वॉर नहीं होती है फिर, पर यहाँ पे क्या हो जाता है कि अब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उदय होता है। एक ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है जो इंडिपेंडेंट पैलेस्तीन की मांग करती है, दोनों दोनों तरीके से, पॉलिटिकल भी और टेररिज्म से भी। अब क्या होता है, 1987 में इंतफिदा फर्स्ट शुरू होता है। इंतफिदा मतलब अपराइजिंग, विद्रोह। तो ये शुरू होता है, ये करता है पीएलओ। क्या करते हैं, इस इंतफिदा में प्रोटेस्ट करते हैं, बॉयकॉट करते हैं। पर ये करते करते यहाँ पे वायलेंस काफ़ी बढ़ गया था। 100 के आसपास ज्यूस मारे गए थे और 1000 पैलेस्तीन भी मारे गए थे। पर इस इंतफिदा में एक और चीज़ होती है, इसमें हमास का राइज होता है। हमास जो अभी अभी जो रॉकेट दाग रहा है उसका राइज इसी इंतफिदा में होता है, जो काफ़ी नेशनलिस्ट था ज़्यादा और एक्सट्रीमिस्ट था, जिसका मानना ये था कि इसराइल को कोई हक ही नहीं है एक अपना दूसरा देश बनाने का। अब इसके बाद क्या होता है कि ओस्लो अकॉर्ड साइन होता है। ओस्लो अकॉर्ड इसराइल और पीएलओ के बीच में साइन हुआ था, जिसकी मध्यस्थता यूएसए ने करवाई थी। तो इस अकॉर्ड में क्या लिखा गया था कि इसराइल जो है वो पीएलओ को एक पैलेस्तीन का रिप्रेजेंटेटिव मानेगा ऑफिशियली, और पीएलओ को ये कहा गया कि आप इसराइल को एक स्टेट, एक देश मानना शुरू करेंगे। तो दोनों ने ये चीज़ मान ली, और अब पैलेस्टाइन की जो अथॉरिटी है, मतलब जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है, वो वेस्ट बैंक और गाज़ा में इलेक्शन लड़ सकते हैं और वहाँ का गवर्नेंस वो देख सकते हैं। वो ओस्लो अकॉर्ड के बाद क्या हुआ कि जो पीस प्रोसेस थी वो ब्रेक डाउन हो गई, वो नहीं चल पाई ज़्यादा, क्योंकि उसमें उन्होंने देखा था कि हम 5 साल तक अभी पीस कायम रखते हैं, उसके बाद जो बाकी मुद्दे हैं वो हम 5 साल के बाद देखेंगे। तो दूसरी जो पीस प्रोसेस होने वाली थी वो कभी हुई नहीं, उसकी जगह हो गया सेकेंड इंतफिदा 2000 से 2005, जो पहले इंतफिदा से ज़्यादा वायलेंट था। इसमें 1000 जीविस की जान गई थी और 3200 पैलेस्तीनियों की जान गई थी। जिसमें टेररिस्ट क्या करते थे कि बसों में बॉम्बिंग करते थे, बस में बॉम्बिंग किया करते थे। अब इस इंतफिदा के साथ के बाद क्या होता है कि थिंकिंग और पॉलिसी में चेंज आता है इसराइल के। अब वो सोचते हैं कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस इशू को, तो हम इसको कर लेते हैं, मैनेज करेंगे जैसे तैसे इसको करके, मेंटेन करके रखेंगे। राइट विंग पॉलिटिक्स वहाँ पे शुरू हो गई, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट बनी वहाँ पे। इसराइल ने अपने जो फोर्सेस हैं, इसराइली फोर्सेस, उनको गाज़ा से वापस बुला लिया, और वहाँ पे जैसे ही फोर्सेस बाहर गई तो हमास का जो राइज है वो ज़्यादा बढ़ गया, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, इन्फ्लुएंशियल हो गया, उसकी ज़्यादा वहाँ पे चलने लगी। अब जेरूसलम का क्या स्टेटस है, जेरूसलम क्या है कि काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है अब्राहिम का रिलीजियस में, जैसे ज्यूस हो गए, अब क्रिश्चियन हो गए, और अपने जो इस्लामिस्ट हैं, इसके अंदर जेरूसलम की एक अलग ही पवित्रता मानी जाती है। तो ईस्ट पार्ट में क्या है, जेरूसलम के मुस्लिम लोग रहते हैं, फ़लस्तीनियन अरब्स कह लो आप,
वेस्ट पार्ट में जूइश लोग रहते हैं। और इस शहर के बीचों बीच जो सारे पवित्र स्थान है वो बीचों बीच में है, जिसमें इज़राइल सिटी को कंट्रोल करता है। पर इसराइलियों को वहाँ पे जो उनके होली प्लेसेस है वहाँ पे जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं अभी। इंटरनेशनली इसको कैपिटल भी नहीं माना जाता है, तेल अवीव को कैपिटल माना जाता है। अब इन सारी वॉर्स और इन सब की वजह से क्या हुआ कि रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1948-67 की वॉर के बाद जो फ़लस्तीन लोग हैं वो कम से कम 50 लाख लोग सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और बाकी सारे अलग अलग देशों में आज भी कैंप में रह रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप में। उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। दूसरे क्या इशू हैं इनके कन्फ्लिक्ट के बारे में, इज़राइल को जो टेररिस्ट अटैक होते हैं हमास की तरफ और उनके सिविलियंस को अटैक किया जाता है, उससे काफ़ी आपत्ति है। उनको सिक्योरिटी कंसर्न लगता है ये, इसके लिए वो वापस अभी पीस प्रोसेस की टेबल पे जल्दी आते नहीं हैं। गाज़ा को इज़राइल ने ब्लॉक करके रखा है क्योंकि जो हथियार और बाकी सारी चीज़ें जो आती हैं वो गाज़ा में ही आती है हमास के पास, तो वो मेडिटेरियन सी के थ्रू आती है। तो वहाँ पे इजरायली नेवी ने उनको काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लॉक करके रखा है ताकि उनके पास कोई सप्लाई ना पहुँच सके। अब इसराइल धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो पुरानी उनकी जो आज से 70 साल पहले की जो नीतियाँ थी कि एक जगह पे जाके रहना शुरू करो उसके बाद देश अपने आप बस जाएगा, वही चीज़ अब वो वेस्ट बैंक में कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। इसराइल ने एक और चीज़ कर रखी है कि फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में जो वेस्ट बैंक वाला जो हिस्सा है वहाँ पे पूरी एक दीवार बना रखी है, बहुत लंबी चौड़ी 20-25 फीट की दीवार है वो बना के रखी है। उनका कहना ऐसा है कि हमको सिक्योरिटी कंसर्न लगता है, इसके लिए हमने ये दीवार बना रखी है। तो हमने देख लिया पूरा कन्फ्लिक्ट इसराइल और गाज़ा के बीच में। अब इसमें आगे क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या हमको इससे सीख मिलती है, क्या होना चाहिए इन दोनों कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। तो 2 स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के जो बातें हैं वो दोनों तरफ से सही हैं। जो इसराइल बोलता है वो भी सही है कि उनके ऊपर हज़ारों सालों से परसिक्यूशन हुआ, पर वो सेम चीज़ तो फ़लस्तीनियों के साथ अब वो कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।